अच्छा, रिएक्ट नेटिव के अंदर हमने जो बेसिक उसकी चीज़ें थी कि डिज़ाइन कैसे करना है, थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स को भी ट्राई किया। फिर उसके थोड़े कंपोनेंट्स भी हमने देखे थे। उन कंपोनेंट को भी आज हम कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो मज़ीद उसके अंदर हैं, और कुछ हमने ऑलरेडी भी कंपोनेंट देख लिए थे। उसके बाद हम फिर मूव करेंगे कि जो हमने स्क्रीन डिज़ाइन की हैं, जैसे लाइक लॉगिन पेज, स्लैब स्प्लैश स्क्रीन और बहुत सारी दूसरी, उसको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में यूज़र को कैसे लेके जाना है, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके लिए नेविगेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है कि हम जिस तरह रिएक्ट राउटर डोम है रिएक्ट जेएस में, कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे नेविगेट करना है, इसी तरह नेक्स्ट राउटर है नेक्स्ट जेएस के अंदर। सेम उस सिमिलरिटी के अंदर रिएक्ट नेटिव के अंदर भी एक लाइब्रेरी है जो ये काम करती है कि एक स्क्रीन से यूज़र को दूसरी स्क्रीन में कैसे लेके जाना है। सही है। तो हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो था रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव गेटिंग स्टार्टेड और कंपोनेंट्स को हमने देखना शुरू किया था। सही है। इसको हम ब्रीफली एक दफ़ा दोबारा देखेंगे, फिर हम नेविगेशन को पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा जहाँ पे हमें इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक्टिविटी इंडिकेटर ये हमने लगाया भी था, और ये यहाँ एग्जांपल्स में भी आ रहा है। इधर आउटपुट आ रही है, ये कैसा नज़र आएगा, और यहाँ पे है कि इंपोर्ट कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है। सही है। अच्छा, यहाँ पे यूज़ करने का तरीका सिंपलर है कि हमने एक्टिविटी इंडिकेटर को रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना है, उसके टैग को कॉल करना है। उसके कुछ प्रॉप्स रहते हैं, हर एक कंपोनेंट के कुछ प्रॉप्स हैं, उस नीचे उसकी डिटेल में इन्होंने रिएक्ट नेटिव वालों ने टाइप किया हुआ है कि उसके कौन कौन से प्रॉप हैं। या एक बुलियन ट्रू या फॉल्स, उसकी बेस पे ये, अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे बुलियन, तो ये उसकी बेस पे शो होगा और हाइड होगा टाइप, अगर हम प्रोवाइड करते हैं उसकी। अच्छा, फिर हमारे पास बुलियन के अलावा कलर की प्रॉपर्टी है, उसको हम किसी भी कलर का कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन किया हुआ है, तो यहाँ पे जिस तरह साइज पास किया है ऐसे कलर पास करेंगे तो उसकी बेस पे ये शो होने लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद हाइड व्हेन स्टॉप, उसके बाद साइज की प्रॉपर्टी है, इसको स्मॉल रखना है या लार्ज, थोड़ा बड़े वाला दिखाना है। और मज़ीद अगर हमने करना है तो हम CSS से कर सकते हैं। मैंने बोला उधर से बोलो ना किसी को अंदर से, वो चेंज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है एक्टिविटी इंडिकेटर क्या है, कंपोनेंट समझ में आ गया ना, इजी है ना। इंपोर्ट करके बस उसकी 3-4 प्रॉप्स हैं वो आपने देखनी है, उसकी बेस पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बटन, ये हमने लास्ट टाइम किया भी था कि इस पे ऑन क्लिक नहीं चलता, क्या चलता है, ऑन प्रेस चलता है। बाकी हमें टाइटल देना लाजमी है कि जो ऊपर नज़र आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं होता, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसलिए जो बीच में बटन के टेक्स्ट नज़र आता है वो टाइटल की प्रॉप के अंदर जाता है। ये रिएक्ट के समझो जिस तरह कंपोनेंट होते हैं वैसे कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं उन्होंने, और बताया हुआ है कि ये कंपोनेंट कौन कौन से प्रॉप्स को सपोर्ट करता है। जैसे आप एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाओ, उसमें 3-4 प्रॉप्स रिसीव करो। अब ये डेफिनेशन तो आपको पता है ना कि आपका कंपोनेंट कौन कौन सी प्रॉप्स रिसीव कर रहा है, फिर आप वो पास करोगे तो उस तरह से वो एक्ट करेगा आगे से। इसी तरह जिन्होंने ये कंपोनेंट बनाए हैं उन्होंने ये सारी प्रॉप्स नीचे डिफाइन किए हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉप्स हैं, वो कैसे चलेंगी। अगर आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा रीड कर लेते तो आपके लिए जो है ना वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो है नेक्स्ट बटन के बाद हमारे पास फ्लैट लिस्ट आ जाएगी, और फ्लैट लिस्ट का भी हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था।
अच्छा जी, एक्टिविटी इंडिकेटर का हमने चला के देख लेते हैं। वैसे लास्ट टाइम भी हमने चला के देखा था सिमिलर। हम ऐसे इसको कॉल करते हैं और ये रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट हो जाता है, फिर ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका बिहेवियर क्या रहता है। अच्छा, इसका डिज़ाइन एंड्रॉयड और आईएस पे डिफरेंट रहते हैं। जैसे एंड्रॉयड के ऊपर, आईएस के ऊपर ये ऐसे डॉटेड, क्योंकि आईएस का जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर है या लोडिंग है ना, वो इस तरह डॉटेड आती है, इसलिए ये ऐसा नज़र आ रहा है। एक मिनट, मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। सॉरी, फ्लेक्स वन कर दें और अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, ताकि ये दोनों तरफ से सेंटर में आ जाए। सही है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी इंडिकेटर नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बटन है, ये भी हमने देखा था कि बटन की प्रॉप जो है वो हम बटन को भी कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फिर डेफिनेटली रिएक्ट नेटिव से करेंगे। और ऑन प्रेस हमारे पास नहीं है, तो मैं एरो फंक्शन अभी के लिए लगा देता हूँ। अच्छा, हमारे पास बटन का प्रॉप आ गया, उसकी प्रॉप में ऑन प्रेस है, टाइटल है, कलर है, एक्सेसिबिलिटी लेबल। टाइटल की समझ आ रही है ना, जो बीच में नज़र आएगा, क्योंकि नॉर्मली HTML में 2 टैग होते हैं, उसके अंदर जो लिखते हैं वही टाइटल होता है, तो इसमें नहीं है, इसलिए टाइटल की सेपरेट प्रॉप है। कलर आ गया। एक्सेसिबिलिटी लेबल क्या होता है? मोबाइल के अंदर अक्सर मोबाइल जो है ना, वो अंधे लोगों, जो अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल्स जो होते हैं, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एप्पल फ़ोन यूज़, आपने कभी देखा हो उनको, तो वो कैसे करते हैं, वो सुनते हैं चीज़ों के बारे में। लाइक वो उनके अंदर एक एक्सेसिबिलिटी का फीचर होता है ब्लाइंड पीपल्स के लिए, अगर हम वो ऑन कर लें ना फ़ोन की, तो अब फ़ोन टच से नहीं चलता, अब वो क्लिक करने पे, प्रेस करने पे चलता है। तो आपकी जिस चीज़ पे प्रेस करते हो वो चीज़ बोलती है। हाँ, तो मतलब वो बोल बोल के बताता है कि अब ये चीज़, तो अब लेट्स सपोज वो इस बटन पे क्लिक करेगा ना, तो वो उसको बोल के बताएगा कि ये क्या कर रहा है। मतलब हम इसमें लिखेंगे ऐसी चीज़ जिससे उसको समझ आए ब्लाइंड पीपल को कि ये इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या ये बटन ये एक्शन लेने लगा है, या इससे ये होगा। जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आप एक्सेसिबिलिटी उसकी ऑन करते हो, तो उससे क्या होगा कि वो बताएगा, जैसे ये पोस्ट करने का एरिया है, यहाँ से आप किसी को फ्रेंड ऐड कर सकते हो, इस बंदे ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, यहाँ से आप इसको डिक्लाइन, ये बटन पे आप प्रेस करें, इधर से डिक्लाइन हो जाती है, इधर से एक्सेप्ट हो जाती है। तो वो इस तरह से इमेजिन कर लेते हैं, यानी कि ब्लाइंड पीपल भी जिस तरह हम नॉर्मल इंसान ऐप यूज़ करते हैं वो कर पाएंगे, अगर हम अपनी ऐप के अंदर एक्सेसिबिलिटी लेबल्स लगाएंगे होल ऐप के अंदर। काफ़ी इसमें हर प्रॉप ये वाला फीचर देती है, इवन वेबसाइट्स के अंदर भी ये चीज़ होती है कि जो इन जैसे लोगों के लिए हेल्पफुल चीज़ होती है। अच्छा, ऑन प्रेस का पता है कि बटन पे जब क्लिक होगा तो ऑन प्रेस। रिएक्ट नेटिव हमें एक और ऑप्शन भी देता है अलर्ट की, जिस तरह हम लगाते हैं ना अलर्ट, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट जो है, वो वाला इसमें काम नहीं करता, लेकिन रिएक्ट नेटिव से एक ए कैपिटल वाला अलर्ट निकलता है, उस ए कैपिटल के साथ स्मॉल ए वाला अलर्ट की प्रॉप है। सही है, और इसके अंदर आप मैसेज डाल सकते हो, जस्ट लाइक बटन क्लिक या कुछ भी। तो जैसे ही ये होगा तो क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो बटन क्लिक का ऑप्शन आएगा। अच्छा जी, ये बटन के बारे में, बटन का कंपोनेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेना ताकि मोबाइल साइड बाय साइड लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्लैट लिस्ट के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल में, हमने इसकी एग्जांपल भी एक रन की थी कि फ्लैट लिस्ट वर्सेस जो हम नॉर्मल मैप लगाएंगे या लूप लगाएंगे, क्योंकि जो भी हम यहाँ से HTML रिटर्न कर रहे हैं या जो टैग्स रिटर्न कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल फॉर लूप वगैरह चल नहीं सकता है, क्योंकि JSX की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हमने डिस्कस किए थे कि इसमें कौन सी कंडीशन चल सकती हैं या कौन सा लूप चल सकता है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके अंदर हमें रहना होता है, ये रिएक्ट की डेफिनेशंस हैं। अच्छा, उन रिएक्ट की डेफिनेशंस के साथ हमें पता है कि हम मैप का लूप चला सकते हैं अगर कोई चीज़ को हमने मल्टीपल टाइम रेंडर करना है।
तो उससे बेहतर फ्लैट लिस्ट है। इसने अपना फीचर हमें बताया था कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ये मल्टीपल रेंडरिंग नहीं करता है, ये सारे फीचर ये प्रोवाइड करता है। लाइक फुली क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि ये आईएस एंड्रॉइड दोनों पे चलता है। ऑप्शनल हॉरिजेंटल मोड, यानी कि फ्लैट लिस्ट मतलब जो लूप है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। तो इसमें ऑप्शन है कि हम अपने व्यू को टॉप टू बॉटम में जाने के बजाय लेफ्ट राइट कर सकें। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा जो आपकी लिस्ट है वो लेफ्ट टू राइट होती है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सपोर्ट करता है। विजिबिलिटी कॉल बैक हम कर सकते हैं, यानी कि यूज़र जिस पे क्लिक कर रहा है उस क्लिक के ऊपर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस पर्टिकुलर आइटम पे यूज़र ने क्लिक किया है, जिस तरह मैप में होता है। हेडर की सपोर्ट देता है, फुटर की सपोर्ट, यानी कि आप चाह रहे हो कि एक लूप आए, उस लूप के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हो या उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हो और बाकी बीच में चीज़ें स्क्रॉल हो, तो हेडर फुटर की भी ये सपोर्ट देता है। सेपरेटर सपोर्ट भी है कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ से सेपरेट करेंगे, यानी कि हमारे पास अक्सर ऐसी लिस्ट आती है जिसके अंदर एक लाइन लगी होती है जो ऊपर वाली आइटम को नीचे वाली आइटम से सेपरेट करती है, तो वो भी इसके अंदर सपोर्ट अवेलेबल है। पुल टू रिफ्रेश, फोन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास अक्सर ऐप के अंदर आपने देखा होगा कि आप अपने फ़ोन को पुल टू रिफ्रेश कर सकते हो। मतलब क्या कि मैं ऊपर से लेके इसको ऐसे नीचे को रिफ्रेश कर सकता हूँ। अक्सर ऐप में ये सपोर्ट होती है। जैसे फेसबुक में हम पोस्टर देखते हैं तो समटाइम हम ऊपर जाके पुल टू रिफ्रेश करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो रिफ्रेश हो जाती है सारी ऐप। तो ये उसका इवेंट भी देती है, यानी कि यूज़र जब पुल टू रिफ्रेश करेगा ये हमें एक फंक्शन कॉल कर देगी, उस फंक्शन में हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं अपनी मर्जी से। स्क्रॉल लोडिंग, यानी कि जब स्क्रॉल हो रहा होगा एंड पे, जब मैंने स्क्रॉल किया तो एंड पे एक लोडर चलने लग जाएगा, जैसे में स्क्रॉल खत्म होगा वो लोडर खत्म हो जाएगा, उसका फीचर भी है। स्क्रॉल टू इंडेक्स सपोर्ट, मतलब क्या है कि जब कोड के अंदर में किसी रे के अंदर लगे 50 आइटम्स हैं, तो हमने ऊपर एक बटन लगाया हुआ है सर्च का या फाइंड का, तो मैं डायरेक्टली उस आइटम पे जाना चाहता हूं, तो मैं उसको इंडेक्स पास करूंगा ना कि 30 नंबर पे ले जाओ, तो खुद ही से स्क्रॉल करके 30 पे ले जाएगा। अक्सर ऐप्स ऐसी आपने देखी होंगी कि ऐप ओपन होगी, जैसे फेसबुक पे है, तो हम जहां पे थे वहां पे उसको वापस स्क्रॉल कर लेता है। तो वो कैसे करता है, स्क्रॉल टू इंडेक्स के उसके फीचर की वजह से। मल्टीपल कॉलम सपोर्ट, यानी कि एक से ज़्यादा अगर हमें अपने व्यू में कॉलम्स देने हैं तो उसकी भी हमें सपोर्ट देता है। इफ़ यू नीड सेक्शन सपोर्ट, सेक्शन लिस्ट को देख लें कि वो नीचे आएगी, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसकी बात समझ में आ गई है ना कि क्या क्या फीचर दे रहा है। अब इसको डेफिनेटली यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर हम आते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इसके अंदर सबसे पहले रेंडर आइटम, वो वैसे ही है जैसे मैप के अंदर हमें रिटर्न करना होता है फंक्शन, उसका और इसका सेम ही रहता है ना। ये भी हमें आइटम दे देता है, इंडेक्स दे देता है कौन सा चल रहा है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन, और उसकी मर्जी से हम अपनी यूआई डाल सकते हैं। अच्छा, रेंडर आइटम में वो हो गया। फिर इंडेक्स जो चल रहा है काउंटिंग 1 2 3, वो इंडेक्स हमें रिटर्न करता है। फिर सेपरेटर, सेपरेटर में हमने डिस्कस किया था ना कि इसको एक लाइन से दूसरी लाइन से सेपरेटर करना है, तो उसकी ये लैदा से हमें प्रॉप अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें रेंडर आइटम के थ्रू होती हैं हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे रेंडर आइटम में हमने टचेबल हाईलाइट एक यूज़ कर लिया है, उसमें एक व्यू लगाया, एक टेक्स्ट लगाया, उसकी बेस पे उसने सारा इसको रेंडर कर दिया है। और ये डाटा उसने पास किया है। डाटा को लहदा से प्रॉप में पास करना पड़ता है जैसे हमने किया है। अच्छा जी, आइटम सेपरेटर कंपोनेंट ये उसने चलाया है, जिसके अंदर उसने एक व्यू लगा के कुछ स्टाइल प्रोवाइड किया है। मतलब जो एक लाइन से दूसरी, एक आइटम जब डिस्प्ले हो जाएगी उसके बाद ये वाली यूआई चलाएगा, फिर जब दूसरी लाइन रेंडर हो गई फिर ये सेम यूआई चलाएगा। तो इस तरह ये हम मल्टीपल हमें इस तरह की सपोर्ट जो है वो मिल जाती है आइटम सेपरेटर कंपोनेंट के थ्रू। ये सारी यानी कि इसकी प्रॉप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लंबी लिस्ट है, हम सारी प्रॉप्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप लोग इस पर काम करोगे तो बड़ा इजी है। जिस तरह लेट्स सपोज जैसे हम अपनी कंपोनेंट के प्रॉप्स डिफाइन करते हैं कि यार ये डाटा ले आना, ये टैग ट्रू लगाना, ये फॉल्स लगाना, उसने ये सारी डेफिनेशन इधर डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई है कि ये काम कैसे, यानी कि ये जो फीचर उसने ऊपर हमें बताए थे, इन सारे फीचर्स के लिए उसने प्रॉप्स बना के रखे हैं कि ये फुटर कैसे सपोर्ट करना है, हेडर की कैसे सपोर्ट देनी है, बाकी सारी चीज़ें। तो उसने ये सारी डेफिनेशन नीचे डिफाइन की हैं कि ये चीज़ ऐसे, तो वो तो स्टैटिक चीज़ है, वैसे ही रहेगी, चेंज भी नहीं होगी। सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये फ्लैट लिस्ट क्या क्या कर सकती है।
फिर जब रिक्वायरमेंट आएगी, ज़रूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट में पुल टू रिफ्रेश लगाना है, जब रिक्वायरमेंट आएगी फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो इस तरह की कोई चीज़ अचीव कर सकता है। इमेज का कंपोनेंट जिससे इमेज लगती है, ये हमने देखा था 2-3 तरीके से इमेज लगा सकते हैं, वो रिक्वायर से इंपोर्ट करके, और वो एज अ URL यानी कि जो इंटरनेट URL है वो लगा सकते हैं। इमेज बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए, यानी कि जो रूट लेवल पे अगर हम इमेज बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर हम जो भी चीज़ें लगाते हैं, इमेजेस लगा लें, टेक्स्ट लगा लें, वो फिर हमें नज़र आएगा ऐसे। सही है। तो इसके अंदर भी हमें सोर्स प्रोवाइड करना है, और सोर्स प्रोवाइड करने के वही मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप URL दे दो, आप इंपोर्ट करके दे दो, या वहीं पे रिक्वायर लगा लो। बस इसमें यह है कि जिस तरह हम HTML में इमेज जो है वो बैकग्राउंड में इमेज CSS से लगाते हैं BG इमेज करके, तो इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें टैग है। तो अगर हमें करना क्या होता है, हमें इमेज बैकग्राउंड का टैग जो है वो लगा लेना है। हमें रूट लेवल पे लगाएंगे, व्यू एक व्यू के अंदर रखना है तो मर्जी आपकी, या उससे भी ऊपर लगा लें, मतलब जितना आपने बैकग्राउंड अचीव करना है, आपने हाफ अचीव करना है उस पर लगा लें। फ्लैक्स बॉक्स से डिवाइड कर लेंगे ना स्क्रीन, तो जितने पे बैकग्राउंड लगाना है उतने में लगा सकते हैं। तो बस इसमें चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट करेंगे रेकनेटी में से, इमेज बैकग्राउंड, बाकी उसको सोर्स देंगे, रिसाइज मोड कवर यानी कि वो उसको अपने हिसाब से रिसाइज कर ले। इसमें हम रिक्वायर वगैरह लगा के दे सकते हैं उसको, सोर्स ऐसे कुछ इमेज पड़ी थी शायद एसिड में। अच्छा, अब ये डबल टैग इसलिए चूंकि इमेज ने बैकग्राउंड में रहना है ना, तो जितने टैग इसके अंदर लगाएंगे ये वो उसके फोरग्राउंड में आएंगे, यानी कि वो उसके ऊपर आएंगे लॉजिकल। तो अगर आपने एक स्क्रीन बनानी है जिसके फुल साइज आपने इमेज बैकग्राउंड लगाना है, तो आप इसको रूट पे यूज़ करके उसके अंदर सारे टैग यूज़ कर लें, तो इमेज आपकी रूट पे आ जाएगी, मतलब बैकग्राउंड में आ जाएगी लॉजिकल। तो इसलिए इन्होंने 2 टैग इसके बनाए हुए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर हम कोई बटन लगाना चाहते हैं, ये दोनों UI हमने जो रेंडर किए थे वो इसके अंदर चला दें, तो वो दोनों इसके अंदर चलने लग जाएंगे। अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इमेज को कोई विड्थ हाइट नहीं दी। अगर हम इमेज को बोलेंगे, इमेज अब उतना ही आ रहा है जितना उसके अंदर कंटेंट है। अगर मैं उसको कह दूंगा विड्थ 100% एंड हाइट 100%, तो वो क्या होगा, वो फुल साइज ले लेगा। जब वो फुल साइज ले लेगा तो उसमें जितना भी टेक्स्ट है मैटर नहीं करता है। सही है। तो ये इमेज बैकग्राउंड का कंपोनेंट ऐसे काम करेगा। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अक्सर मोबाइल के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ पे टाइप करते हैं, या एक जो आपने मेरे बैकग्राउंड लगाया है, यानी कि पहले जो हम करते थे ना, तो absolute और relative position मैंने तो उसके सामने शो करने को, तो जो आप बता रहे हैं उसके अंदर जो होगा फिर वो उसके ऊपर ही शो होगा, वो उसके ऊपर ही शो होगा, उसके अंदर वो absolute और relevant वाला ही है। वो चक्कर नहीं करना पड़ेगा हमें बिल्कुल, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ही लिखा होगा। उसके अंदर लिखा हुआ जितना कंटेंट वो उसके ऊपर नज़र आएगा। पिक्चर लगा लें, चीज़ें लगा लें, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। वो जगह कितनी कंटेन करेगा ये हमने बताना है। हम फ्लेक्स बॉक्स से अपना डिब्बा बना लेंगे, जो लास्ट टाइम हमने डिब्बे बनाने देखे थे ना, कि हम लेफ्ट राइट और इधर फ्लेक्स के साथ डिब्बे बना सकते हैं। अपनी मर्जी से डिब्बा बना के उसमें इमेज लगा, टैग लगा दें, इमेज बैकग्राउंड, उसमें चीज़ें बाकी डिफाइन कर दें, वो आ जाएंगे। अच्छा, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, इसमें क्या होता है कि हम जब इनपुट का टैग लगाते हैं तो लेट्स सपोज वो स्क्रीन के बिल्कुल एंड पे लगा, तो ये ऐसे फ़ोन है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इनपुट लगा है। तो अक्सर फ़ोन में क्या होता है कि यहाँ पे अगर एंड पे इनपुट लगा है तो मैं उसमें टाइप करना शुरू करूँगा, तो फ़ोन के अंदर की नॉर्मली वेबसाइट में तो हमें कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि
लैपटॉप का अपना कीबोर्ड होता है ना, तो फोन के अंदर चूंकि कीबोर्ड नहीं होता हमारे पास, जो टच फोन है तो वो वर्चुअल कीबोर्ड आता है, स्क्रीन के ऊपर ही कीबोर्ड आता है। अच्छा, अब मेरी यहाँ यहाँ तक स्क्रीन है, मेरे डिजाइन के मुताबिक इनपुट फील्ड बिल्कुल एंड पे है। कहाँ पे है? एंड पे। अब मैं उसमें लिख के अपना नेम टाइप करना शुरू करूंगा। अब जो कीबोर्ड है मेरा उसका साइज रेस्पॉन्स इतना है, तो जैसे मैं टाइप करना शुरू करूंगा, टाइप तो तब करूंगा ना अगर कीबोर्ड आएगा। जब जैसे मैं फोकस करूंगा उसके अंदर तो कीबोर्ड मेरे इनपुट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इनपुट मेरा पीछे छुप गया और कीबोर्ड मेरा ऊपर आ गया उसके। तो अब यूजर टाइप नहीं कर सकता उसके अंदर, अगर टाइप करेगा भी तो उसको नजर नहीं आ रहा कि यूजर मैं क्या टाइप कर रहा हूं। अच्छा, फिर उसने कुछ टाइप किया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना हाइड करना पड़ेगा, और फिर देखेगा क्या टाइप किया, फिर प्रेस करेगा तो फिर आ जाएगा कीबोर्ड ऊपर। तो कीबोर्ड अवॉइडिंग अगर वो नॉर्मल व्यू लगाता है, अगर हमें ऐसी इनपुट है जो बॉटम में आ रही है जिसमें हमें खतरा है कि कीबोर्ड का साइज इसके ऊपर आ जाएगा, उस व्यू को, उस नॉर्मल व्यू को हम चेंज कर देंगे किसके साथ? कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के साथ। यानी कि इनपुट के ऊपर हम व्यू लगाते हैं ना, उस व्यू को हम चेंज कर लेंगे किसके अंदर? कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू में। तो फिर क्या करेगा वो, जैसे ही उसमें प्रेस करूंगा वो इनपुट को खुद ही खींच के, स्क्रीन को खींच के ऊपर ले जाएगा, जितनी कीबोर्ड ने जगह लेनी है उतनी ले ले, इनपुट ऊपर चला जाएगा टॉप पे। तो इसको बोलते हैं कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। तो जिस तरह एक नॉर्मल व्यू है, अगर मैं कंटेंट बड़ा लिख दूं क्या वो स्क्रॉल होता है? होता है स्क्रॉल। उसके लिए फिर हमने क्या सोल्यूशन निकाला था? स्क्रॉल व्यू। तो इसी तरह अगर मुझे ऐसा डाउट है कि इनपुट का जो मैंने लिख रहा हूं उसमें मैं छुप जाएगी मेरी इनपुट, तो फिर मैं उसकी जगह पे क्या लगाऊंगा? उस व्यू की जगह पे क्या लगा दूंगा? कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। तो उससे फिर वो हमारी जिम्मेदारी खत्म, ऑटोमेटिकली अवॉइड करेगा, सिस्टम खुद से देखेगा कि यार इतना कीबोर्ड का साइज है ना, इससे ऊपर बाकी यूआई बनानी है, और वो स्क्रॉलेबल हो जाएगी। सही है। अगर लेट्स सपोज आपने की अगर आपकी इनपुट टॉप पे है, फिर आपको कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू की जरूरत नहीं है। क्यों बोला? कि नॉर्मली जितना भी कीबोर्ड होगा, इतनी स्क्रीन है, इधर इनपुट है टॉप पे, तो कितना कीबोर्ड हो जाएगा? इतना आ जाएगा, तो फिर भी ऊपर वाला हिस्सा नजर आता रहेगा। ये मसला तब पैदा है जब आपका इनपुट बॉटम में हो, नीचे हो, फिर उसको लिखना मुश्किल हो जाता है। अक्सर फोन में आपने ये फील किया होगा, वो खुद ही चीजें ऊपर जाती हैं, जैसे माउस कीबोर्ड खुलता है हर चीज ऊपर, तो वो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू से जाती है। वही बोल रहा हूँ, उसकी रीजन यही है ना, मतलब अगर हमें नॉर्मल व्यू लगाया था तो फिर भी वो ऊपर जा रहा था, फिजिकल फोन में या वर्चुअल फोन में? अच्छा, इनपुट इनपुट भी लगा के देखा था। हम्म। वो इसीलिए है ना क्योंकि आपने कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू नहीं लगाया था ना। तो वो जब आप लगाओगे तो वो उसको एडजस्ट करेगा स्क्रीन को खराब। अब देखो ना, अभी क्या हो रहा है, जब हम नहीं लगा रहे, अब उसने अपनी जगह तो लेनी है ना, तो वो कैसे लेगा? यार कंटेंट उसके पीछे छुपेगा। अब बिहेवियर बदल सकता है, क्योंकि जो नए फोन आ रहे हैं, या लेट्स सपोज iOS 17 आया है, या नया फोन आया है, या कोई नया मॉडल आया, तो हर एक में छोटी छोटी वेरिएशन हो सकती हैं मॉडल्स के अंदर, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन अल्टीमेट ये थिंक करो ना, जब हमने उसको बताया ही नहीं, तो वो या तो वो ऊपर आएगा या वो चीज़ों को ऐसे उसने ख़त्म करना है हमारी डिज़ाइनिंग को। तो अगर हम कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू लगाएंगे, उससे फिर वो खुद से एडजस्ट करेगा, उसको फिर समझ आएगी। फिर वो ये भी सेंस समझता है कि अगर आपका इनपुट आपके कीबोर्ड से कहीं ऊपर है तो वो कुछ ही डिज़ाइन नहीं चेंज करेगा, अगर वो इसके नीचे छुप रहा है तो फिर वो उसको ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरह के बिहेवियर वो लेते हैं। हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर, इन्होंने जो यूआई डाली हुई है उस हिसाब से। तो हमें सिंपली करना ये है, अच्छा इसके अंदर भी ना बिहेवियर है इसका, कि जो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है उसका बिहेवियर क्या होगा, यानी कि वो नीचे से पैडिंग देगा या हाइट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, यानी कि जितनी उसकी हाइट है वो कंज्यूम करे, या वो उतनी पैडिंग कंज्यूम कर ले आपकी स्क्रीन से, यानी कि वो नीचे से
जो हमारी स्क्रीन है उसको अगर लेट्स सपोज हमारा कीबोर्ड इतना है तो वो उतने ही नीचे से पैडिंग ऐड कर दे। जैसे कीबोर्ड ओपन होगा उतनी पैडिंग ऐड करेगा। किसी पेज में अगर लेट्स सपोज 50 पिक्सल पैडिंग नीचे ऐड करेंगे तो पेज क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो ऊपर चला जाएगा कंटेंट लॉजिकली। एक ऑप्शन ये होती है। दूसरी ऑप्शन हाइट होती है कि हम एक्चुअल में उसको ना चेंज करें, उसकी हाइट को इंक्रीज कर दें। यानी कि अगर हम अब पैडिंग को इंक्रीज करना चाह रहे हैं या हाइट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। तो हम बिहेवियर की प्रॉब्लम में पास कर सकते हैं कि हम पैडिंग पास करना चाह रहे हैं या हाइट। नॉर्मली iOS के अंदर हम पैडिंग पास करते हैं, उसकी जो डिज़ाइनिंग है उससे ज़्यादा स्मूथ रहती है, और एंड्रॉयड के अंदर हम हाइट पास करते हैं, इसलिए उसने ये कंडीशन लगा दी। लेकिन स्टिल अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाना चाह रहे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पैडिंग ऐड करके आपके टेक्स्ट को ऊपर ले जाएगा। तो हमें करना क्या है, रेक नेटिव में से व्यू के साथ एक और व्यू इंपोर्ट करना है जिसका नाम है कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। जो नॉर्मल व्यू है उसको चेंज करके कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू में चेंज कर देना, बाकी आपकी हर चीज़ वैसे ही रहेगी। हर चीज मतलब बस हमने कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू लगा दी है। अब इसका मतलब यह है कि इसमें जितनी भी इनपुट आ रही है वो हमारी डिजाइनिंग उससे डिस्टर्ब नहीं हो। किया था ये? नहीं ऐसे नहीं होता, उसको बिहेवियर हाइड किया था। चलो देख लेते हैं उसको, अगर वो नहीं हो रहा स्टिल। लेकिन इसका जो मेन मकसद है ना उसकी समझ आ रही है ना आपको, इसने वैसे ही वर्क करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आपके केस में क्या है, हो सकता है ऊपर ज़्यादा डिजाइनिंग अप्लाई हो, क्या किस तरह चल रहा है, क्योंकि CSS की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करती हैं। तो ये भी तो डिजाइनिंग की कंट्रोल कर रहे हैं ना बैकग्राउंड में, हो सकता है कोई ऐसी आपने पास की हो। लेकिन स्टिल इससे ये वाली कन्फ्यूजन जो है ना आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के अलावा मॉडल, हमने पहले अलर्ट देखा था। अलर्ट जो जावास्क्रिप्ट में बेसिक अलर्ट नहीं आता, वो कैसा आ रहा था, ये बिल्कुल बेसिक सा एक अलर्ट आ रहा है। तो ये तो हमें अगर छोटी मोटी बातें बतानी है उसको, कोई वार्निंग देनी है कुछ तरह से, तो नॉर्मली हम अलर्ट भी दे सकते हैं। अब सम टाइम हम जिस तरह रिएक्ट में मॉडल डिज़ाइन करते हैं उसमें हम फॉर्म भी डिज़ाइन कर लेते हैं, उसमें हम कोई पैराग्राफ डिज़ाइन कर लेते हैं, अक्सर मॉडल बनाते हैं ना, रेक मॉडल आता है। अच्छा, वो रेक नेटिव में भी है लेकिन उसका जो नाम है कंपोनेंट का उसको मॉडल बोलते हैं, DAL मॉडल। इसको अलर्ट बोलते हैं, यानी कि जो छोटा ब्रीक सा आ रहा है ये अलर्ट, ये कस्टमाइजेबल नहीं है। यानी कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये ऐसे ही रहता है जैसा ये है, और एंड्रॉयड में इसकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। यानी कि ये बेसिक जो उनका नेटिव अलर्ट है उसको सिर्फ हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कस्टमाइजेबल मॉडल चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग हमें डिफरेंट सी चाहिए, कोई फिग्मा में कोई डिफरेंट कलर का मॉडल आ रहा है, तो फिर हम मॉडल की मॉडल के कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। अच्छा, वो हमसे क्या लेता है, एक तो उसको चाहिए विजिबिलिटी, मतलब मैंने इसको ऑन कब करना है। तो डेफिनेटली हम कोई मॉडल किसी एक्शन पे क्रिएट करते हैं ना, जैसे हमें कोई स्टूडेंट क्रिएट करना है तो क्रिएट बटन पे क्लिक होगा तो एक मॉडल में फॉर्म आ जाए। हमें किसी चीज़ को एडिट करना है तो एक मॉडल ओपन हो जाए जिसमें एडिट हो जाए यूज़र। तो हमें कोई ना कोई एक्शन करना है, तो यानी कि हम इसकी विजिबिलिटी फॉल्स करेंगे या ट्रू करेंगे। तो अगर फॉल्स करेंगे तो वो शो नहीं होगा, अगर ट्रू करेंगे तो शो हो जाएगा। तो जब मॉडल हमारा ओपन हो जाएगा, क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो उससे हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं दूसरे केस के अंदर। अच्छा, उसके बाद इसमें ट्रांसपेरेंट ट्रू, आप इसको बैकग्राउंड कलर वाइट रखना चाहते हो या ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होगा तो मतलब पीछे से सारी चीज़ें नजर आएंगी, आपके मॉडल के पीछे से भी चीज़ें नजर आएंगी, आप अपनी मर्जी से उसको डिज़ाइन दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद विजिबिलिटी हो गई, मॉडल होगी। ऑन रिक्वेस्ट क्लोज, यानी कि जब यूजर उसको क्लोज करने की कोशिश करेगा, एक तो है हम ऊपर बटन लगाएं उससे क्लोज होगा, दूसरा यूजर अगर मैंने मॉडल बनाया सेंटर में शो हो रहा है तो बाकी खाली स्पेस पे भी हम क्लिक करें ना तो स्टिल हमारा मॉडल जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज होता है। तो अगर कोई ऐसी खाली स्पेस पे क्लिक कर रहा है तो उस वक्त क्या चलता है, ऑन रिक्वेस्ट क्लोज। तो उसमें हम अपना देख सकते हैं कि हमें जो भी हमारा विजिबिलिटी का पैराम है उसको ट्रू करना है या फॉल्स। अच्छा, उसके बाद बस मेनली यही चीज़ें हैं। तो हम लगा लेते हैं मॉडल को।
हम तो चीज़ें यूज़ कर करके देखनी है बस। अच्छा जी, मॉडल आ गया। अब विजिबिलिटी मैं अभी के लिए फॉल्स कर देता हूँ, तो मतलब ये शो, लेकिन नॉर्मली हम किसी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमें स्टेट चाहिए। जब भी क्लिक होगा स्टेट चेंज हो, उसकी बेस पे विजिबिलिटी ट्रू या फॉल्स हो, तो वो हमें स्टेट चाहिए, वो हम अभी नहीं करेंगे। सेट मॉडल ये भी मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। और मॉडल की प्रॉप पे एरर आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। अभी ये सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, अब चूंकि मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं किया तो मुझे कुछ भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। और इसके अंदर हम लाइक पूरा व्यू वगैरह लगा के अपनी मर्ज़ी से सारा डिज़ाइनिंग दे सकते हैं मॉडल में। जो भी डिज़ाइन बनाना है कस्टम, आप इसको मतलब फ्लेक्स बॉक्स से मैनेज करके अच्छी सी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह मैनेज कर सकते हैं मे बी। अच्छा, अब अगर मैं इसकी विजिबिलिटी को कर दूंगा ट्रू, तो और मैंने इसको किसी तरह फॉल्स भी नहीं किया, अब ये मेरा मॉडल आ गया। अब ये मॉडल जो है ना, ये देखो टॉप पे आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है कि इसकी मैंने डिज़ाइनिंग को सेंटर नहीं किया, मतलब मॉडल ओपन हो गया है। और ट्रांसपेरेंट को भी लेट्स सपोज मैं अभी के लिए ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास मॉडल आ रहा है। अब ये मॉडल की डिज़ाइनिंग कुछ नहीं की हुई, क्योंकि इसने तो इसके अंदर जो भी व्यू है उसको चलाना है। उस पर मैं कोई बैकग्राउंड कलर दूंगा, उसको मैं सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ, या उस पर कोई क्रॉस आइकन लगाना चाह रहा हूँ, वो तो सारी मुझ पे बेस करती है। अब उसने आपको पूरी हाइट का मॉडल दे दिया, आप उसकी विड्थ हाइट कितनी कंट्रोल करना चाहते हो, उसकी क्लास आइकन कहाँ, वो सारी आपने डिज़ाइनिंग से मेंटेन करनी है। मॉडल का मतलब क्या है कि उसने इसको ओपन करना है और इसको क्लोज करना है, ये उसका मतलब है। तो अगर हम इसके ऊपर लेट्स सपोज कोई कलर लगाते हैं, ये देखो ना रेड उसने कर दिया, क्योंकि मॉडल उतनी हाइट ले रहा है जितनी आपकी एक्चुअल हाइट है। अगर आप इसकी हाइट वगैरह को चीज़ों को फिक्स करते हो मे बी, अब ये ऐसा मॉडल आपका नज़र आने लग गया। अब इसे साइड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑन रिक्वेस्ट क्लोज चलेगा, सही है। अब इसको मैं सेंटर लाइन कर सकता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं क्रॉस एक यहाँ पे डिज़ाइन बना के उसके ऊपर मैं क्रॉस लगा सकता हूँ। तो वो तो जस्ट सारी डिज़ाइनिंग है कि उसमें कोई लॉजिकल बात नहीं, वो मुझे कैसा मॉडल दिखाना है उसकी कस्टमाइजेशन सारी इस व्यू से और टेक्स्ट टैग से हमारे पास हो जाएगी, और डिज़ाइनिंग से हम कंट्रोल कर लेंगे। और उसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह दिखाना है चीज़ें, उसको भी हम मेनटेन कर सकते हैं। ये मॉडल के इनसाइड आ गया। अब इस पूरे मॉडल को भी अगर मुझे साइडों पे करना है, वो भी मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग देके इसके अंदर उसकी एक्चुअल विड्थ हाइट को मैं मज़ीद नीचे कर सकता हूँ, मार्जिन दे सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ, या फ्लेक्स से मैनेज करना है, जैसे भी करना है। ये तो मॉडल आ गया मेरे पास। अच्छा, अब इस मॉडल को मैंने क्या करना है, अगर मैं इसकी विजिबिलिटी फॉल्स करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ऑन रिक्वेस्ट क्लोज में जब यूज़र क्लोज करने की रिक्वेस्ट करेगा तो ऑन रिक्वेस्ट क्लोज चलेगा, और उसके अंदर हमने अलर्ट दिखा दिया, या बाकी की जो हमने काम करने हैं इस फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं वो। अच्छा, इसमें अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो विजिबिलिटी है इसको मुझे मैनेज करना है थ्रू स्टेट। हम कोई स्टेट बना लेंगे, किसी बटन पे क्लिक होगा तो हम विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे, फिर विजिबिलिटी को फॉल्स कर देंगे, तो उस बेस के ऊपर ये मॉडल शो होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बटन हमने शायद बनाया था नीचे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि
एक स्टेट बना लेते हैं। और ये हमें कहाँ से मिल जाएगी? रिएक्ट से। और इसकी विजिबिलिटी मैं इधर पास कर देता हूँ। और मॉडल पे मैं क्या करता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये उससे उल्ट हो जाए खुद ही। तो क्या करेंगे? नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त जो है ना मॉडल एक्चुअली इस पूरी हाइट के ऊपर कंज्यूम्ड है, लेकिन हमने उसकी ये वाली जगह यूज़ की है ना मॉडल की, कि मॉडल को चूंकि हमने कोई प्रॉप नहीं दिया, उसकी विड्थ हाइट मैनेज नहीं की। अब लॉजिकली ये मॉडल यहाँ पे भी किसी जगह पे भी क्लिक नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है कि मॉडल ने स्क्रीन का 100% कंज्यूम किया हो। अब हमने इसकी कितनी हाइट विड्थ यूज़ करनी है वो हमें डिफाइन करनी है, या हमें उसके अंदर किस तरह की चीज़ें, फिर ये वाला बटन भी विजिबल होगा और उसकी पोजीशन को हम मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम इसके ऊपर स्टाइल देते हैं